हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी के सभी। वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो हमने सेफली अच्छी तरीके से हमने फर्स्ट लेक्चर को कवर किया, जिसमें हमने बात किया है मेटल्स के बारे में एंड नॉन मेटल्स के बारे में कि वो एक्चुअली होते क्या है, क्या, और उन्हें हमने डिफरेंशिएट किया है उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे। एंड देन हम लोगों ने कुछ एक्सेप्शंस के बारे में बात किया है, जो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में कुछ मतभेद हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि उन प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करते हैं मेटल्स होने के बाद भी, या फिर कुछ ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो कि उन प्रॉपर्टीज को फॉलो करना चाहिए फिर भी वो प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करते हैं, कुछ अल्टर प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं। जैसे कि नॉन मेटल्स के होके मेटल के प्रॉपर्टी शो करते हैं और मेटल्स होके नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो हमने अब तक इन चीजों के बारे में बात किया है। इस एपिसोड में, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अब केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे सारा कुछ देख चुके हैं, तो हम लोग थोड़ा केमिकल, जो कि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो फिजिकली ये तो दिमाग में रखने के लिए, बाइफरकेट करने के लिए हमें आसानी पड़ती है कि दो चीजों के बारे में अगर हमको बाइफरकेट करना है तो हम फिजिकली किस तरह से कर सकते हैं। बट इन केमिस्ट्री आपको थोड़ा सा टेक्निकल होना पड़ेगा, आपको केमिकल रिएक्शंस के थ्रू आपको बाइफरकेट करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मैं फिर से एक बार बता दूं कि सारा का सारा मैं जो कर रहा हूं एनसीईआरटी बेस्ड है, और जो भी एक्स्ट्रा डिटेल्स मुझे जो ऐड करनी होगी वो मैंने ओसवाल से कुछ डिटेल्स को ऐड किया है, एंड देन एस्टर्न से कुछ डिटेल्स को ऐड किया है जो काम का चीज है। ठीक है, जिनसे क्वेश्चंस आता है। ऐसे बहुत सारे ऐसे जानकारी है जिनको तुम नजरअंदाज करना है, तुम्हें नजरअंदाज करना है। ठीक है, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू नो। बहुत ही नॉलेज जो है, अगर तुम ज्ञान के पीछे भागोगे तो बहुत सारा है, लेकिन तुम्हें क्लास 10 तक का ही पढ़ना है। इसलिए सटीक पढ़ो, जितना तुम्हें सिलेबस में दिया गया है उतना पढ़ो। ठीक है, और उसमें एक्सेल करो, यही टॉपर्स लोग भी करते हैं। ठीक है, सो इफ यू वांट टू बी द नेक्स्ट टॉपर, सो ट्राई टू मिनिमाइज द थिंग। ओके, बाउंड्री सेट करो कि मुझे इतना में पढ़ना है। ठीक है, इतना सिलेबस है, इससे ज्यादा हमको नहीं करना है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, तो जब जितना उतना ही, जितना हमको डिमांड है उतना ही हम सप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। सो टॉकिंग अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज, अब केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है देखना। सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे पहले भी हम लोगों ने जितना भी अभी तक केमिकल रिएक्शंस वगैरह देखा था, तो हम लोगों ने जनरली एक काम क्या किया था कि ऑक्सीजन के साथ हम लोग रिएक्ट करके देखते हैं किसी भी चीज को, या उसी को बोल सकते हैं कि हम लोग जला के देखते हैं, बर्न करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वी विल सी हाउ मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। सो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहले। सो इसमें देखो, कोई भी आप मेटल ले लो, ठीक ना, कोई भी आप मेटल ले लो इन जनरल। पहले सबसे पहले केस बता दे रहे हैं कि अगर आप कोई भी आप मेटल लोगे एंड देन फिर उसका आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे या फिर उनका मतलब जलाओगे उसे, तो तुम्हें यहाँ पे मेटल का ऑक्साइड मिलेगा, विच विल बी बेसिक इन नेचर, ओके, विच विल बी बेसिक इन नेचर। तो हमने क्या बोला, किसी भी मेटल को अगर तुम ऑक्सीजन में बर्न करते हो, मतलब तुम बेसिकली बर्निंग करते हो उसका, ठीक है ना, तो तुम्हें एक मेटल ऑक्साइड मिलेगा जो कि बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगा, बेसिक ऑक्साइड होगा। जैसे कि एग्जांपल में देखते हैं, लेट्स से तुमने कॉपर लिया, तुमने क्या किया, कॉपर ले लिया एंड देन कॉपर को तुमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया, तो तुम्हें जो मिलेगा वो है कॉपर का ऑक्साइड। क्या किया हमने, कॉपर लिया, कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया है, हमें क्या मिला, कॉपर का ऑक्साइड मिल गया। ठीक है, इसको लिख देते हैं हम, कॉपर 2, ठीक है, उसका ऑक्साइड हमको मिल गया। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लैक ऑक्साइड भी। ठीक है, ब्लैक ऑक्साइड, ये ब्लैक कलर का होता है इसलिए जनरली इसको ब्लैक ऑक्साइड बोला जाता है। इसमें अभी तक किसी को कोई दिक्कत, हमने क्या किया, कॉपर को बस हमने जलाया है। हमको ये देखना था कि मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, जो मेटल ऑक्साइड बनता है वो किस तरह का होता है, मतलब मेटल ऑक्साइड बनता है कि नहीं। तो हमने देखा कि कॉपर को ऑक्सीजन के साथ हमने जलाया तो हमें कॉपर ऑक्साइड मिल गया। ठीक है, तो इन जनरल हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर किसी मेटल को ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो हमें मेटल ऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, लेट्स से एक और एग्जांपल लेते हैं, अल्युमिनियम लेते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा हम लोग एग्जांपल लेते हैं। हमने लिया अल्युमिनियम
अल्युमिनियम को हमने जलाया तो हमें जो मिला वो मिल गया अल्युमिनियम का ऑक्साइड Al2O3। ठीक है, हमें अल्युमिनियम का ऑक्साइड मिल गया। ये जो एल्युमिनियम का ऑक्साइड हम लोग अभी तक क्या देखे यहाँ पे कि देखो ये भी मेटल है, ये एक मेटल है, ये क्या है, हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया है तो हमें क्या मिल रहा है, मेटल का ऑक्साइड मिल रहा है। ठीक है, और ये भी किस तरह का होगा, बेसिक इन नेचर होगा। अब देखो Al2O3 के बारे में एक खास बात है, इसको हमने क्यों पढ़ा है, क्योंकि Al2O3 का एक खास बात है इसका बिहेवियर जो है, ठीक है ना, जैसे कि मेटल ऑक्साइड बना तो हम लोग जानते हैं कि बेसिक ऑक्साइड बनता है, लेकिन कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं ना जो कि बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी शो करते हैं और एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी शो करते हैं। ठीक है, वो जो बिहेव करते हैं वो बोथ उनका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, मतलब वो एसिडिक ऑक्साइड की तरफ भी करेंगे, एसिडिक ऑक्साइड की तरफ बिहेव भी करेंगे और बेसिक ऑक्साइड की तरफ भी बिहेव करेंगे, बेसिक ऑक्साइड की तरफ भी बिहेव करेंगे। तो सर ऐसा कैसे हो सकता है, बोलते हैं ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, और जो ऐसा शो करता है उसे हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इनको, हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं इसको। ठीक है, those oxides those metal oxides which behaves both as acidic as well as basic in nature, those oxides are termed as amphoteric oxide because in general हम लोग ये जानते हैं कि मेटल ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स हैं जैसे कि अल्युमिनियम का ऑक्साइड जो हमने बनाया, ये देख रहे हैं कि एसिडिक भी बिहेवियर शो कर रहा है, बेसिक भी बिहेवियर कर रहा है। ठीक उसी तरह से एक और है ZnO2। ठीक है, इसको याद रखना, एग्जांपल में एक और हम बताते हैं ZnO2। ठीक है, जिंक का भी ऑक्साइड जो होता है ना, ये भी एक तरह का एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। बोले सर थोड़ा एम्फोटेरिक और थोड़ा ब्रीफली थोड़ा बताइए ना, थोड़ा कुछ रिएक्शन करके कुछ बता दीजिए। तो मतलब क्यों नहीं, चलो Al2O3 लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, इस चीज को हम लोग थोड़ा प्रूव करते हैं। हमने लिया Al2O3 को हमने पहले एसिड के साथ रिएक्शन कराया। ठीक है, और इसी Al2O3 को हमने किसी बेस के साथ रिएक्शन कराया। ठीक है, किसी बेस के साथ रिएक्शन। इसका मतलब हमको ये है कि अगर ये एसिड है, अगर ये एसिड है और अगर ये बेस है, ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों को रिएक्शन करने के लिए इसको यहाँ पे बेस की तरह बिहेव करना होगा, इसको यहाँ पे एसिड की तरह बिहेव करना होगा। तो हमने रिजल्ट देखा कि पहले केस में हमें 2AlCl3 मिलता है प्लस में वाटर मिलता है। ठीक है, और इस सेकेंड केस में हमें सोडियम एल्यूमिनेट मिलता है NaAlO2 प्लस H2O। देखो अभी क्या मिल रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस ये देखो कि हो क्या रहा है। ठीक है, कैसे आया है वो दिमाग में मत लाओ अभी, बस ये देखो कि क्या हो रहा है। बस देखो हम क्या बोल रहे हैं, हम बस इस पॉइंट को प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, हमने बोला कि कुछ ऐसे ऑक्साइड्स होते हैं, कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो कि एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं, बेसिक बिहेवियर शो करते हैं। बोले सर ये तो कैसे हो गया, बोले कि ऐसा ही होता है और इनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। सर बोले कि थोड़ा सा एग्जांपल देकर बताइए। तो हमने उसी ऑक्साइड को यहाँ पे ले लिया, एक बार एसिड के साथ रिएक्शन किया, HCl क्या है, एसिड है, फिर हमने बेस के साथ रिएक्शन किया, NaOH क्या है, एक तरह का बेस है। समझ में आ रहा है, ये एसिड हो गया, ये बेस हो गया। तो एसिड के साथ कौन रिएक्ट करेगा, एक बेस ही रिएक्ट करेगा। बेस के साथ कौन रिएक्ट करेगा, एसिड ही रिएक्ट करेगा, तभी कुछ रिएक्शन होगा। अगर यहाँ पे रिएक्शन नहीं होता तो हम मान जाते कि ये क्या बोलते हैं, केवल बस एसिड के बेस की तरह बिहेव कर रहा है। समझ रहा है, तो यहाँ पे हमने देखा कि दोनों केस में हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे ये बेस की तरह बिहेव किया होगा और यहाँ पे ये एसिड की तरह बिहेव किया होगा, यही हुआ। तो जो हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं यहाँ पे, उनके आधार पे हम लोग ये कह सकते हैं कि एल्युमिनियम ऑक्साइड इज दैट टाइप ऑफ ऑक्साइड व्हिच शोज एम्फोटेरिक बिहेवियर। इट मींस इट बिहेव्स एज एसिडिक, इट्स ऑक्साइड बिहेव्स एज एसिडिक एज वेल एज बेसिक इन नेचर। ठीक है, इनको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। उम्मीद है तुम लोगों को पता चल गया होगा। ठीक है, हाँ, सोडियम पोटेशियम। ठीक है, तुम लोगों को पता होगा एक चीज कि सोडियम, एक क्या, सोडियम और एक पोटेशियम, इन दोनों को जब वाटर से मिला होगा ना, जब मतलब वाटर के साथ या फिर मान लो कि एयर में रखोगे, मतलब ये सबको अगर तुम एयर में अगर रखोगे, ठीक है, ये सबको एयर में रखोगे, ठीक है, तो दे रिएक्ट विगोरसली, बहुत ही जल्दी ये रिएक्ट करते हैं, ये
ठीक है, और हीट प्रोड्यूस कर रहा है, विगोरसली रिएक्ट प्रोड्यूसेस हीट। ठीक है, ये सब भी देखो मेटल्स हैं, इनको भी एयर में रखोगे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा बहुत जल्दी विगोरसली, ये सब तो नॉर्मल रिएक्शन करेगा, लेकिन ये क्या करता है सोडियम पोटेशियम ये सब जो ऐसे मेटल्स है ना ये सब बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो ये सब बहुत विगोरसली रिएक्ट करते हैं और हीट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, याद रखना, इसलिए इन्हें जो है वो केरोसिन में डुबा के रखा जाता है, केरोसिन में। ठीक है, डिप्ड इन केरोसिन, इसीलिए इनको केरोसिन में डिप करके रखा जाता है। तो जब सोडियम तुम लोग खरीदोगे ना, कभी देखना, कभी लैब वगैरह जाओगे तो देखना कि जो सोडियम होता है उसको एक जार में रखा जाता है कभी भी, और उस जार में ना केरोसिन भरा हुआ रहता है, और उसी जार में सोडियम का टुकड़ा हुआ रखा रहता है। उसको तुम हवा में लाओगे ना, ऐसे हवा में, और थोड़ा सा ऐसा हाँ ऐसे हिलाओगे ना तो तुरंत सोडियम में आग लग जाएगा। समझ रहा है, बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है, ओके, यहां तक हमने समझ लिया। अब देखो जो एक मिनट, इसको थोड़ा इरेज कर ले क्या, नहीं यहां पे हो जाएगा, ठीक है। हाँ, यहां पे हम लोग थोड़ा कवर करते हैं। हाँ देखो, क्या बोलते हैं, मोस्ट मेटल ऑक्साइड्स होता है ना, ये जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स आर, ठीक है, मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल, ये जनरली इनसॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर। क्या होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, याद रखना, मेटल ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, बट देखो, मेटल ऑक्साइड्स जनरली इनसॉल्युबल होते हैं, बट some dissolves to form alkalis। देखो जनरली मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अल्कलीज होते हैं जैसे कि जो बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है ना, जैसे कि सोडियम का ऑक्साइड ले लो। ठीक है, सोडियम का ऑक्साइड को अगर पानी में मिलाओगे तो ये रिएक्शन कर जाएगा, ये रिएक्शन करके डिसॉल्व हो जाएगा और तुम्हारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से पोटेशियम देख लो, पोटेशियम भी अगर तुम लोगे और इसका तुम पानी के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये तुमको क्या बोलते हैं, पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा जो कि एक्वस होगा। तो इससे हमको ये बताना था कि जनरली जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, पर कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स जैसे सोडियम का, पोटेशियम का, ये सब पानी के साथ रिएक्शन करने के बाद वो तुम्हारा क्या बोलते हैं, अल्कलीज फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो कि आयरन का ऑक्साइड ले लो, आयरन का ऑक्साइड पानी में नहीं घुलेगा, लेकिन जो रिएक्टिविटी सीरीज में ये सब क्या है, सबसे ऊपर में होते हैं। आगे चल के पढ़ाएंगे हम, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाएंगे कि कौन ज्यादा विगरसली रिएक्ट करेगा, कौन थोड़ा कम रिएक्शन करेगा, उससे कम कौन करेगा, कौन रिएक्ट ही नहीं करेगा। समझ आ रहा है, जैसे सिल्वर गोल्ड क्या है, जैसे बहुत लीस्ट रिएक्टिव है, लेकिन सोडियम पोटेशियम हाईली रिएक्टिव है। समझ में आ रहा है, तो सब पूरा सीरीज हम पढ़ाएंगे अभी कुछ देर में। चलो तो ये रहा, जैसे अगर तुम देखोगे मैग्नीशियम को देख लो। ठीक है, इसको किसको बोल रहे हैं, तुम देख लो मैग्नीशियम को, एल्युमिनियम को। ठीक है, मैग्नीशियम को देख लो, एल्युमिनियम को देख लो, जिंक को देख लो, लेड को देख लो। ठीक है, दीज आर कवर्ड विथ बाय ऑक्साइड लेयर। ये सब कभी भी, ये तो मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड, ये सब जनरली है ना, जैसे ये सब तो एयर में ऐसे एक्सपोज रहता है, खुला रहता है। जब एयर में एक्सपोज होता है ना, इनके ऊपर एक पतली सी परत बैठ जाती है इनके ऑक्साइड्स की, ताकि ये कोरोजन को प्रिवेंट कर सके। लेयर टू प्रिवेंट फर्दर कोरोजन। कोरोजन क्या है, eating up the surface of the substance or the metal by the moisture action। ठीक है, तो मॉइस्चर जो होता है वो जो आउटर सरफेस होता है किसी भी मेटल का, उसके साथ रिएक्ट करता है और मेटल का ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, धीरे धीरे कोरोड करते जाएगा, समझ रहे, खाते जाएगा, कोरोड करते जाएगा और पूरे क्या बोलते हैं एलिमेंट को, जो भी तुम्हारे पास मेटल है उसको कमजोर बनाता है। लेकिन इन लोग के केस में क्या है कि मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड,
जैसे अभी क्यों एल्युमिनियम का देखते हो कि जनरली घर में एल्युमिनियम का क्यों सारा कुछ लगने लगा है, खिड़की लगाता है लोग, खास करके बाथरूम वाले जगह पे देखोगे तुम, बाथरूम का जो डोर्स वगैरह होता है वो जनरली एल्युमिनियम का आजकल बन रहा है। या फिर क्योंकि एंटी रेजिस्टेंस तुमको बहुत क्योंकि घर में ना एंटी रेजिस्टेंस बोल बोल के लोग लगवा देता है। एंटी रेजिस्टेंस क्यों होता है? क्योंकि इन सब में क्या होता है कि ये जब एक्सपोज होते हैं एयर में, तो एयर के साथ, जैसे एल्युमिनियम के ले लो, तो एल्युमिनियम जब एयर के साथ एक्सपोज होता है ना, एयर के साथ एल्युमिनियम को ऑक्साइड बना देता है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड एक लेयर बन जाता है, मतलब ऑक्साइड का एक लेयर बन जाता है, जिसको बोलते हैं एनोडाइजिंग प्रोसेस भी बोलते हैं इसको, ठीक ना। ऑक्साइड का लेयर बन जाता है। अब ऑक्साइड का लेयर बन गया, तो अब ऑक्साइड का लेयर बन गया, अब मेटल और एयर के बीच में ऑक्साइड का एक लेयर बन गया, तो कोरोजन ऑटोमेटिकली नहीं होगा, कोरोजन ऑटोमेटिकली नहीं होगा, रुक जाएगा कोरोजन। इसलिए ज्यादा समय तक सस्टेन करता है एल्युमिनियम वाला डोर वगैरह, ठीक है। ओके, हाँ, तो यहीं से हम बता देते हैं एक और चीज, एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग जो अभी हम बोले यहीं पे, एनोडाइजिंग एक प्रोसेस है, याद रखना। एनोडाइजिंग क्या है? एनोडाइजिंग एक प्रोसेस है फॉर्मिंग ऑफ थिक ऑक्साइड ऑफ लेयर ऑफ एल्युमिनियम, फॉर्मिंग थिक ऑक्साइड ऑफ लेयर ऑफ एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम, याद रखना, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं कि नेचुरली भी होता है, नेचुरली भी होता है, नेचुरली भी होता है और आर्टिफिशियली भी होता है, ठीक है। आर्टिफिशियली कैसे करना है? आर्टिफिशियली करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? आर्टिफिशियली करते हैं बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा हम लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना होता है, क्या बोलते हैं, जैसे मान लो कि एनोडाइजिंग हम किसी भी चीज का कर रहे हैं, मान लो एनोडाइजिंग कर रहे हैं एल्युमिनियम का, उस पे एक एल्युमिनियम ऑक्साइड का एक लेयर उस पे बिठा दे रहे हैं, तो उससे होगा क्या? किसी भी देखो, कोई भी मान लो मेटल का सरफेस है, लेट्स से कि एक मेटल है, एक मेटल का टुकड़ा है, तो अभी ये चारों तरफ से एयर से घिरा हुआ है, तो अभी जो होगा मॉइस्ट एयर इसको क्या करेगा? कोरोड करने की कोशिश करेगा। लेकिन मान लो कि इस पे एक ऑक्साइड का लेयर बना दें हम, ऑक्साइड का लेयर, ठीक है, ऑक्साइड का इसके ऊपर एक लेयर बन गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड का एक लेयर बन गया, तो अब देखो बीच में एक तरह का बैरियर ये बन गया, मेटल के बीच में, मेटल्स के बीच में और एयर के बीच में एक ऑक्साइड के लेयर बना दिए, तो इन दोनों के बीच में कांटेक्ट टूट गया, तो फर्दर कोरोजन होगा? नहीं होगा। और इसी ऑक्साइड के लेयर के बनने की वजह से थोड़ा सा शाइनी सरफेस भी हो जाता है, ठीक है। ओके, तो और थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं, उसके पहले थोड़ा इरेज कर लेते हैं। तो अब तक हमने क्या पढ़ा कि भाई मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ किस तरह से रिएक्ट करेंगे और क्या बनेगा रिएक्शन के बाद, हमने अब तक ये पढ़ा है, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि भाई हवा के साथ तो हो गया, अब क्या? तो अब पानी भी देख लेते हैं, पानी के साथ कैसा कर रहा है, ठीक है। तो पानी के साथ रिएक्शन हम लोग करके देखेंगे, ठीक है। ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, ज्यादा डिटेल्स, एक बस बेसिक फॉर्मूला याद रखना जो ऊपर में हम लिख देते हैं ना, कि कोई भी मेटल किसी के साथ रिएक्ट करेगा, इन जनरल फॉर्मूला जो लिखते हैं, ठीक है, जैसे अभी लिखे थे कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा मेटल, तो क्या बनाएगा? उसका ऑक्साइड बना देगा। तो अब जितना भी मेटल है सब ऑक्साइड ही बनाएगा, समझ में रहा है? कोई हाइड्रोक्साइड नहीं बना देगा, उसको केवल दिमाग में रखो। तो बाकी जितना जितना है, मान लो कि अगर हम सोडियम के साथ किए ये चीज, अगर हम तुमको बोल देंगे कि बताओ पोटेशियम के साथ अगर वही तुम मेटल हम चेंज कर दिए, मान लो सोडियम से पोटेशियम कर दिया, तो क्या उसका हाइड्रोक्साइड बन जाएगा? नहीं बनेगा, ऑक्साइड ही बनेगा। तो वो जो मेन एक फार्मूला हम लिखते हैं ना, वो एक जनरलाइज्ड होता है, उसको दिमाग में रखोगे, उसके बाद जो भी तुम्हारा क्वेश्चन आएगा उसको तुम पढ़ा के बना दोगे। यहाँ इसका ऑक्साइड बनेगा, इसका हाइड्रोक्साइड बनेगा, और यही तुम्हारा आदत धीरे धीरे बनते जाएगा। तो आगे चल के जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। ओके, थोड़ा सा रब करने में टाइम लगता है ना तुम लोग का क्या है, स्क्रीन पे देख रहे हो, फटाफट फटाफट नोट कर रहे होगे। ये देखो हो ही गया है। चलो ओके, चलो सो अब हम लोग देखने वाले हैं क्या? मेटल्स का रिएक्शन किसके साथ? वाटर के साथ। किसके साथ? वाटर के साथ। सो विल बी सीइंग
हाउ मेटल रिएक्ट विथ वाटर, पानी के साथ किस तरह से रिएक्शन होता है इसका। बोलते हाँ सर ये भी देख लेते हैं, तो चलो देख लेते हैं। अब इतनी दूर पहुंच गए तो चलो देख लेते हैं भाई। चलो इसके लिए हम लोग तो लोग एनसीईआरटी का पेज नंबर 43 खोल लो, एनसीईआरटी का पेज नंबर 43 खोल लो, ठीक है। वहां देखो एक डायग्राम दिया हुआ है, वहां पे देखो एक डायग्राम दिया हुआ है, उसमें क्या किया हुआ है देखना, एकदम ध्यान से देखना क्या किया हुआ है। सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब लिया हुआ है, इसमें हम लोग थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं इस चीज को। एक टेस्ट ट्यूब लिया हुआ है, ठीक है, और इस टेस्ट ट्यूब में क्या किया हुआ है, एक कॉर्क लगा हुआ है, यहाँ पे कॉर्क लगा हुआ है, और इस कॉर्क में से एक ट्यूब निकाला हुआ है, ठीक है, एक ट्यूब निकाला हुआ है, और इसे एक वेसल में इन्होंने पहुंचा दिया है, ठीक है, इस वेसल में इन्होंने पहुंचा दिया है। तो इस वेसल में उन्होंने पहुंचा दिया। अब इस वेसल को हम लोग इस तरह से पानी में डिप कर देते हैं, ठीक है। अब इस वेसल में हम लोग पानी में डिप कर देते हैं, ओके, पानी में हमने डिप कर दिया, और यहां से एक इन्वर्ट करके, उल्टा करके हम लोग एक टेस्ट ट्यूब इसके ऊपर रख देंगे, इन्वर्ट करके एक टेस्ट ट्यूब रख देंगे, ठीक है, एक इन्वर्ट करके टेस्ट ट्यूब रख दिया, और इस टेस्ट ट्यूब का एक होल्डर बना दिया, मान लो यहाँ से होल्डर है, ठीक है, ये होल्डर हमने बना दिया इसका। तो लेट्स से ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ एक होल्डर इसका बना दिया हम लोग, ठीक है। वो स्टैंड है, मान लो थोड़ा दूरी पर रखा हुआ है, इस टाइप से है। और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अंदर में क्या बोलते हैं, ग्लास वूल रख देते हैं, ग्लास वूल रख देते हैं जो कि पानी में सोक्ड होगा, और यहाँ पे एक मेटल रख देना है, मेटल का कोई सैंपल, ठीक है। और हम लोगों ने क्या किया है, इसके लिए होल्डर भी एक बना देते हैं, इसके लिए भी एक होल्डर बना देते हैं। बोले कि ठीक है भाई बना दो, अब इतना सबके लिए बनाइए रहे तो इसके लिए बनाइए दो, इसको क्या बुरा मानना है। देखो ध्यान से देखना, अच्छे से देखना, अब मेरा ड्राइंग सबसे अच्छा है, ठीक है, मेरा ड्राइंग सबसे अच्छा है, कोई बुरा नहीं बोलेगा। चलो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, एक बंसन बर्नर ले लिया, हमने एक बर्नर हमने ले लिया, ठीक है, एक हमने बर्नर ले लिया, ठीक है। ऐसा पाइप निकाल देते हैं सिलेंडर से जो जुड़ जाएगा, और यहाँ से इसको फायर अप कर देते हैं, ये जलने लगा हमारा, ये हमारा जलने लगा, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है इसमें, ये एक्चुअली है क्या, ये क्या है, ये है तुम्हारा ग्लास सोक्ड वुल, सॉरी ग्लास वुल है सोक्ड इन वाटर, ठीक है, ग्लास वुल सोक्ड इन वाटर है। ये बर्नर है, ये क्या है, बर्नर है। ये क्या है, एक मेटल सैंपल है, मेटल का कोई भी मेटल ले लो, सैंपल उसका ले लो, ठीक है। ये तुम्हारा कॉर्क है, ये तुम्हारा कॉर्क है, यहां से ये तुम्हारा स्टैंड है, ये ठीक है, ये स्टैंड है तुम्हारा, ठीक है। और ये तुम्हारा डिलीवरी ट्यूब गया हुआ है तुम्हारा, ये क्या है तुम्हारा डिलीवरी ट्यूब गया हुआ है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, ये वाटर था तुम्हारा, ये क्या है, वाटर है, ठीक है। और यहां तक तुम्हारा वाटर भरा हुआ है इसमें, ठीक है, ये वाटर। हम लोग ये देख रहे हैं, ये भी एक तरह का स्टैंड है ना, ये स्टैंड ही है, हम लोग ये स्टैंड है, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है हाइड्रोजन गैस का कलेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस का कलेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस का कलेक्शन हो रहा है। बोले कि ऐसा क्या हो रहा होगा भाई, ऐसा क्या हो रहा होगा। हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, हम लोग कर क्या रहे हैं, एक बार ध्यान से सुनो। हम लोगों ने क्या किया, एक ट्यूब लिया, ट्यूब को स्टैंड पे रख दिया, यहाँ पे एक वूल रखा, वूल मतलब रुआ टाइप से, और उसको फिर क्या बोलते हैं, उसको पानी में सोक किया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे वाटर कंटेंट है। यहाँ पे मेटल सैंपल रख दिए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे जलेगा तो यहाँ से क्या होगा, ये जो वाटर होगा वो वेपर में कन्वर्ट होगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा, ये इससे मेटल सैंपल से रिएक्ट करेगा, और उसके बाद रिएक्शन के बाद ये हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है, जो कि हम लोग डिलीवरी ट्यूब से अंदर डालें, और इस वाटर के थ्रू यहाँ पे हम
कलेक्ट कर लिया यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, दिख रहा है हाइड्रोजन गैस यहाँ पे, ये बबल के रूप में ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस हमारा कलेक्ट हो रहा है। तो हम लोगों ने ये देखा कि अगर हम लोग किसी भी मेटल सैंपल को अगर हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो हमें हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति हो रही है। यहां से पता चल रहा है किसी भी मेटल सैंपल को वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो हमें हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति हो रही है। हम बोले सर इसको थोड़ा रिएक्शन से समझाते, बोले बिल्कुल समझाएंगे, क्या नहीं समझाएंगे। तो हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि अगर कोई भी मेटल लो उसको वाटर के साथ रिएक्शन कराओ, क्या बोला, मेटल लो उसको वाटर के साथ रिएक्शन कराओ तो हमें मेटल ऑक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा, मेटल का ऑक्साइड मिलेगा, प्लस में हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगा। क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। अब मेटल ऑक्साइड क्या होगा, ये सॉल्युबल इन वाटर होता है। क्या होता है, ये सॉल्युबल इन वाटर होगा। ये जनरलाइज चीज हो गया कि मेटल को वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। और फर्दर इसी मेटल ऑक्साइड को, इस मेटल ऑक्साइड को फर्दर अगर तुम वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये जो है वो मेटल हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होगा, मेटल हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो हम क्या बोले हैं, वापस से रिपीट कर रहे हैं। मेटल को हमने वाटर के साथ रिएक्शन कराया तो हमें मेटल ऑक्साइड मिला और हाइड्रोजन गैस की हमें प्राप्ति हुई। और जो मेटल ऑक्साइड जो था हमें जो मिला था उस मेटल ऑक्साइड को और हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें मेटल हाइड्रोक्साइड की प्राप्ति होती है। सर थोड़ा अच्छे से समझाइए ना, मतलब थोड़ा एग्जांपल लेके समझाए ना सर। मतलब क्यों नहीं समझाएंगे, आओ चलो आओ एग्जांपल से हम लोग थोड़ा समझते हैं। लेट्स सबसे पहले देखते हैं वायलेंट रिएक्शन, वैसे रिएक्शन जो कि पूरा एकदम विग्रस होते हैं, मतलब बहुत जल्दी होते हैं, वायलेंट रिएक्शन होते हैं विथ कोल्ड वाटर। हम लोग सबसे पहले कोल्ड वाटर के साथ ये सब चीज कर रहे हैं। किसके साथ, वायलेंट रिएक्शन विथ कोल्ड वाटर। जैसे तुम ले लो पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम तुम ले लिया, सॉरी, और यहां पे ले लो वाटर, ठीक है। इन दोनों का रिएक्शन कराओगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, सोचो। यहाँ पे मेटल है, वाटर है, मेटल और वाटर के साथ क्या मिलना चाहिए, मेटल ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। क्या ऐसा हुआ, तो हमने देखा कि हाँ यहाँ पे क्या बोलते हैं, पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड मिला, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस मिला और हीट भी मिला। हमें क्या मिला, हीट भी मिला। ठीक उसी प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, इस बार सोडियम ले लिया। सोडियम को भी हमने पानी के साथ रिएक्शन कराया तो हमने देखा कि सोडियम का हाइड्रोक्साइड मिला, सोडियम का हाइड्रोक्साइड। ये सब क्या है, सॉल्युबल इन वाटर है, देखो यहाँ लिखा हुआ है सॉल्युबल इन वाटर है, ये तो सॉल्युबल इन वाटर है। तो हमें क्या मिला, हाइड्रोजन गैस मिला और प्लस में हीट मिल गया। लेकिन हाँ सर आप तो समझ में आ रहा है, कहा है आप वायलेंट रिएक्शन लिखे हैं, यहाँ वायलेंट रिएक्शन क्यों लिखे हैं सर, पोटेशियम सोडियम पानी के साथ रिएक्ट करता है ना सर, बहुत ज्यादा। ऐसे क्या करना ना, कभी देखना कि यूट्यूब वगैरह पे देखना, ठीक ना, यूट्यूब वगैरह पे देखना, लोगों ने क्या किया है कि इतना इतना सोडियम मंगाते हैं, ठीक है, अच्छा खासा अमाउंट में सोडियम मंगाते हैं और तालाब में ऐसे करके फेंक देते हैं। वो जब तालाब में जाता है तो तालाब में अचानक से जैसे ही वाटर सरफेस पे टच करता है अचानक से एक ब्लास्ट होता है। वही ब्लास्ट यहाँ देखो हीट लिखा हुआ है, एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। समझे ना, क्या किया हम लोग, सोडियम लिए थे, पानी के साथ डाल दिए, पानी में डाल दिए। पानी में डालने से क्या हुआ, पहले तो हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल गया जो कि पानी में ही घुल गया और हाइड्रोजन गैस मिला। और वही हाइड्रोजन गैस मिला ना, हाइड्रोजन गैस क्या है, फ्लेमेबल है, हाइड्रोजन क्या है, फ्लेमेबल है, और यहाँ पे हमको हीट मिला है। तो यही दोनों आपस में रिएक्शन करता है और एक ब्लास्ट होता है, बूम। समझ में आ रहा है, बूम कहां से आया। ठीक उसी प्रकार से एक और इसका देखो, अब वायलेंट हम लोग रिएक्शन पढ़ रहे थे, अब लेट से वायलेंट नहीं है, थोड़ा लेस वायलेंट, ठीक है, लेस वायलेंट होगा लेकिन इसके कंपैरेटिवली लेस वायलेंट रिएक्शंस कुछ देख लेते हैं, ठीक है, विथ कोल्ड वाटर। हम लोग कोल्ड वाटर के साथ कर रहे हैं ना, कोल्ड वाटर के साथ कर रहे हैं, तो लेस वायलेंट के लिए हम लोग कर रहे हैं। जैसे कि मान लो कैल्शियम लो, क्या लो, कैल्शियम लिया, प्लस में उसको पानी के साथ रिएक्शन करा लो, तो क्या देखें हम लोग जानते हैं ये कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बना देता है। क्या बनाता है, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बना देता है, प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है।
बोले कि सर यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ कि सर ये लेस वॉयलेंट है, हाइड्रोजन गैस तो यहाँ पे रिलीज हो रहा है, लेकिन देखो यहाँ पे उतना ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज नहीं हो रहा है, उतना ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज नहीं हो रहा है। हीट रिलीज होता अगर अच्छा खासा तो फिर हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करके एक ब्लास्ट का फॉर्म ले आता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हीट ही नहीं हो रहा है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि हीट इज लेस, क्या हम लिख सकते हैं, हीट इज लेस, हीट कम है टू बर्न इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो कैल्शियम स्टार्ट्स टू फ्लोट, कैल्शियम क्या करेगा, फ्लोट करने लगेगा, ठीक है। ऐसा क्यों, बिकॉज बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस formed sticks to the surface of metal। देखो हम क्या बोले यहाँ पे, सिंपल सा देखो क्या बोले, इसमें वॉलेंटरी रिएक्ट कर रहा था, क्या है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा था और हीट भी रिलीज हो रहा था, दोनों आपस में रिएक्ट कर जा रहा था, तो बहुत विग्रसली रिएक्ट कर रहा था। हमने कैल्शियम के साथ देखा, कैल्शियम को हमने H2 के साथ रिएक्शन कराया था, हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल गया, क्या मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल गया, समझ आ रहा है, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड हमें मिल गया, हाँ कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड मिल गया, और फिर में हमें हाइड्रोजन गैस मिल गया, ठीक है, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड मिल गया और हाइड्रोजन गैस मिल गया। लेकिन चूंकि यहाँ पे हीट उतना अमाउंट में नहीं रिलीज हो पाया, तो ये हाइड्रोजन गैस के साथ क्या बोलते हैं, बर्न नहीं होता है, और इतना ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं होता, मतलब ब्लास्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट मतलब क्या बोलते हैं रिलीज होता है। सो यहाँ पे लिख दिए हैं कि हीट जो है वो कम है कि वो हाइड्रोजन गैस को बर्न कर सके, इसलिए कैल्शियम जो है, हाइड्रोजन गैस तो रिलीज हुआ ही है, अब चूंकि हाइड्रोजन गैस क्या करता है ना कि कैल्शियम का है ना, कैल्शियम के सरफेस से स्टिक कर जाता है। अब स्टिक करने के बाद क्या होता है कि वो अगर स्टिक कर गया तो एयर तो डूबेगा नहीं, एयर तो डूबेगा नहीं वाटर में, तो क्या होगा, खुद के साथ साथ कैल्शियम को भी ऊपर में टांगे हो रहता है, यानी कैल्शियम को भी फ्लोट करे ले रहता है, समझ रहा है। जैसे ये मान लो कैल्शियम, ये कैल्शियम का टुकड़ा है, इसी में ऐसे नीचे में हाइड्रोजन का बबल ऐसे रहता है, क्योंकि यही पार्ट ना पानी के साथ रिएक्शन हो रहा है, यही देखो ये पानी है मान लो ऐसे, तो यही वाला पार्ट ना रिएक्शन कर रहा होगा पानी के साथ, हाँ, तो यही देखो यहाँ पे नीचे जो है वो हाइड्रोजन गैस जाके चिपक जाता है, तो इसी तरह से ये कैल्शियम जो है वो फ्लोट करने लगता है, यही रीजन है, ठीक है। ओके, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, उससे पहले थोड़ा बोर्ड को हम साफ कर लेते हैं, ठीक है, हम बोर्ड को थोड़ा साफ कर लेते हैं, तब तक तुम लोग नोट्स बना लो थोड़ा सा। ओके, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट। ओके ओके ओके, अच्छा एक बात बताओ, ये जो मार्कर से लिखा जाता है तो ये परमानेंटली स्टे क्यों नहीं कर पाता है, मतलब इजीली रिमूव क्यों हो जाता है, इसमें क्या ऐसा डाला जाता है, बताओ आंसर हमको कमेंट बॉक्स में तुम लोग बताना कि मार्कर्स में क्या होता होगा ऐसा, जो डाई है, जो हम लोग इंक डालते हैं उसको इजीली रिमूव कर देता है, जब हमको रिमूव करना होता है, मतलब जब जरूरत होता है, जैसे हमको अभी इरेज करना है, ठीक है, इरेज करना है तो इजीली रिमूव कैसे हो जा रहा है, बताओ ऐसा क्या डाला हुआ होगा, ठीक है, हमको सोच करके ढूंढ के बताना सब, ठीक है। चला 1 मिनट रुक जाना। ओके, तो अब तक हमने क्या किया है, जनरली देखो मेटल्स को हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया है, वाटर के साथ रिएक्शन कराया है, ठीक है, हमने अब तक इतना ही किया है। तो वाटर में भी हमने देखा कि जो वॉलेंट रिएक्शन हो रहे हैं वो किस तरह के हो रहे हैं, किन के साथ हो रहे हैं, तो जो हाईली रिएक्टिव मटेरियल है जैसे सोडियम पोटेशियम, उन लोगों को पानी के साथ रिएक्शन करा रहा है तो हमें वॉलेंट रिएक्शन मिल रहा है। लेकिन वही कैल्शियम जो है थोड़ा लेस रिएक्टिव है, उसका हम पानी के साथ रिएक्शन कर रहा है तो वॉलेंट रिएक्शन नहीं मिल रहा है। और क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन गैस जो रिलीज हो रहा है वो जाके कैल्शियम से स्टिक कर जा रहा था और कैल्शियम को फ्लोट करा दे रहा था पानी पे, ठीक है।
उसी तरीके से एक ये और इसमें पॉइंट लिखो कि जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर, रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर, हॉट वाटर। देखो ये सब सारा पॉइंट बता रहा है ना, इन्हीं पॉइंट्स में से देखना तुमको बोर्ड्स में क्वेश्चन तुमको देखने को मिल जाएगा, इन्हीं पॉइंट्स में से छोटा छोटा उठा के दे देगा। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर, ओके, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर नॉट कोल्ड वाटर। देखो अब तक जितना रिएक्शन हम लोग कर रहे थे वो किसके साथ कर रहे थे, कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट हो रहा था, उसको हॉट वाटर के साथ नहीं कर रहे थे, ठीक है। लेकिन मैग्नीशियम जो ऐसा मेटल है जो कि रिएक्ट करता है हॉट वाटर के साथ, ना कि कोल्ड वाटर के साथ, ठीक है। अब कुछ और बंदे हैं जैसे कि आयरन, ठीक है, दो बंदे ऐसे हैं आयरन एंड अल्युमिनियम, इन लोगों का और नवा भी स्टॉक है। बोले क्या नवा भी स्टॉक है सर? तो दीज डू नॉट रिएक्ट विथ, ये जो है ना ही ठंडा के साथ, ठीक है, डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड या हॉट वाटर, ये ना ठंडा के साथ रिएक्ट करेंगे ना हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, इंस्टेड स्टीम के साथ करेंगे। किसके साथ? ना कोल्ड के साथ ना हॉट के साथ, स्टीम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे कभी भी, ठीक है। किसके साथ? स्टीम वाटर के साथ। तो जैसे कि मान लो कि अल्युमिनियम ले लो, अल्युमिनियम ले लो और पानी ले लो, ठीक है, अल्युमिनियम ले लो, पानी ले लो। जैसे नहीं देखो घर में जो तुम्हारा अल्युमिनियम का कुछ भी सेट लगा होगा उसमें तुम कितना भी पानी डालो, रस्ट वगैरह कुछ लगता है या उसका कुछ भी मतलब अपीयरेंस, शाइनी अपीयरेंस खोता है? नहीं खोता है। लेकिन वही तुम अगर उसको तुम क्या बोलते हैं स्टीम के साथ रिएक्ट करा दो तो रिएक्शन कर लेगा और वहां पे तुम्हारा अल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा और प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से अगर तुम आयरन ले लो, लोहा ले लो, लोहा ले लो और फिर उसको पानी के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें Fe3O4 मिल जाएगा वहां से और प्लस में 4 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा, ठीक है। दिमाग में रखेगा, अल्युमिनियम और आयरन ये दो ऐसे पदार्थ हैं जो कि ना ही ठंडे पानी से रिएक्ट करते हैं ना गर्म पानी से रिएक्ट करते हैं, ये डायरेक्टली स्टीम से करते हैं, याद रखना स्टीम से, ठीक है, तो याद रखना, ओके ओके। अब कुछ ऐसे भी महान हैं व्यक्ति मेटल जैसे कि लेड, कॉपर, कॉपर और सिल्वर और गोल्ड, ये रिएक्ट ही नहीं करते हैं, डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। देखे मतलब मेटल्स का तुम अति देख रहे हो, हाँ, सीना चौड़ा करके कैसे चल रहा है हम लोग। कुछ ऐसे मेटल्स है जो ठंडे पानी से हम रिएक्ट करेंगे, कुछ ने बोला कि हम तो गर्म पानी से करेंगे, कुछ ने बोल रहा है कि भाई ना हम ठंडा से करेंगे ना हम क्या सॉरी हाँ ना हम ठंडा से करेंगे ना गर्म से करेंगे, हम डायरेक्ट स्टीम बाथ लेंगे, हम ना ठंडा पानी से नहाएंगे ना गर्म पानी से नहाएंगे, हम डायरेक्ट स्टीम बाथ लेंगे। उन लोग अलग है, ये अल्युमिनियम और आयरन इन लोग अपना अलग नवा भी झाड़ रहा है। और फिर आया लेड, कॉपर, सिल्वर, बोले हम नहाइवे नहीं करेंगे, जाओ नहाइवे नहीं करेंगे, कुछ कर लो। ये लोग पानी के साथ रिएक्शन ही नहीं करेंगे, समझ में आ रहा है, पानी के साथ ये लोग रिएक्शन ही नहीं करेगा, ठीक है। ओके, सो यहां तक था हमारा रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर। इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, हम इरेज कर देते हैं और इरेज करने के बाद हम लोग देखो हम लोग अभी तक क्या देखें कि हम लोग देख रहे थे कि मेटल्स को हम लोगों ने पहले तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया, ठीक है। इन जनरल जो हम लोग करते हैं किसी भी सब्सटेंस के साथ, सबसे पहले देखते हैं कि ऑक्सीजन, क्योंकि सबसे ज्यादा अबंडेंट कौन है एटमॉस्फेयर में, हमारे जो पृथ्वी पे सबसे ज्यादा अबंडेंट कौन है, यही ऑक्सीजन, बहुत मात्रा में, अनुमान मात्रा में। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसी के साथ सबका रिएक्शन करके देखते हैं। अब इसके साथ हो जाता है तो फिर हम लोग पानी पे आते हैं। अरे पानी भी तो अबंडेंट है, हाँ, जो चीज अबंडेंट रहेगा उसके साथ तो पक्का है कि किसी न किसी तरीके से वो रिएक्ट करेगा। तो रिएक्ट करने के बाद क्या फॉर्म करता होगा, इसलिए हम लोग पहले पानी का देखते हैं, फिर उससे पहले ऑक्सीजन देखते हैं, फिर पानी के साथ उसका देख लेते हैं क्या जुड़ाव लगाव है, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि अरे कुछ केमिकल्स के साथ देख लेते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग कुछ केमिकल्स के साथ देखेंगे। तो लेट्स हम लोग कोई एसिड ले लेते हैं कि मेटल्स जो हैं वो एसिड के साथ कैसा बिहेवियर रखते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक विल बी रिएक्शन ऑफ
मेटल्स विथ एसिड, ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड। तो हम लोग ये देखेंगे कि मेटल्स जो हैं वो एसिड्स के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं, किस तरह से उनके साथ उनके सामने पेश आते हैं। ठीक, उदाहरण स्वरूप कोई एक मेटल हम लोग लेते हैं, उसका हम लोग क्या करेंगे, एसिड के साथ रिएक्शन करा देंगे। ठीक है, कोई भी मान लो डाइल्यूट एसिड ले रहे हैं, ठीक है। तो जब ऐसा करोगे, ये इन जनरल बता रहे हैं, तो आपको मेटल सॉल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, उस मेटल का सॉल्ट मिल जाएगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस वहां से निकलता हुआ तुम्हें दिखाई देगा। क्या हमने बताया, मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो तुम्हें वहां पे मेटल सॉल्ट मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगा। सर थोड़ा सा एग्जांपल के साथ बोले, बिल्कुल तुम्हारे लिए कुछ भी आ जाओ। लेट्स से तुम्हारे पास सोडियम है, क्या है, सोडियम। अब इसे बम नहीं बनाना है, ठीक है। देखो सोडियम हाथ में आते ही पता नहीं सबको खुजली होने लगता है, सर पहले पानी में डालेंगे, बम बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। नहीं, इसके साथ और भी चीज किया जा सकता है। और हाँ, याद रखना एसिड्स के साथ हमेशा सावधानी से काम करना है। तो अपन आओ एसिड के साथ कर दो, तो पहले हाथ में ग्लव्स पहन लो, उस पर लिखने बैठो, समझ रहा है। हो सकता है तुम्हारा हाथ जल जाए, एसिड्स है ना। तो चलो हम लोगों ने हाथ में मान लो कि इमेजिनरी ग्लव्स पहन लिए हैं, सोडियम हमने लिया, सोडियम हम लोग धीरे धीरे किस में डाल रहे हैं, हम लोग HCl में डाल रहे हैं। किसमें, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हम लोग डाल रहे हैं। इसका क्या होगा, एक्वस लेंगे। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे सोडियम क्लोराइड हमें मिल जा रहा है। हम लोगों ने ये जब रिएक्शन किया तो हमें सोडियम क्लोराइड मिला और प्लस में हाइड्रोजन गैस मिला। तो इससे हम लोगों ने क्या कंक्लूड किया कि जो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखो मेटल है सर, डाइल्यूट एसिड है, हाँ सर डाइल्यूट एसिड है, मेटल सॉल्ट मिल रहा है, मेटल है सर, हाँ सर मेटल सॉल्ट है, हाइड्रोजन गैस मिल रहा है, हाइड्रोजन, हाँ सर आप तो सही बोल रहे हैं। मेटल्स को यानी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें मेटल सॉल्ट मिलेगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस मिलेगा। तो हम बोले ना, हम बोलते हैं तो सही बोलते हैं, समझ गया, ठीक है। अब देखो, अब जनरली देखो यहाँ पे क्या आता है ना, जैसे मान लो कि सोडियम के साथ रिएक्शन किया, ठीक है, सोडियम के साथ रिएक्शन किया HCl के साथ, सोडियम का HCl के साथ रिएक्शन किया,